गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं रजनी कटारा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आपको आज हम बताएंगे अपठित गद्यांश। व्याकरण में आपका सिलेबस बदल गया है। अप्रैल के महीने में सीबीएसई में आपका सिलेबस चेंज हो गया है और उसमें जो जो चीज़ें हैं उसमें से मैंने कुछ आपको करवा दी है। जैसे शब्द और पद करवाया है, उसके बाद आपको उपसर्ग प्रत्यय करवाए हैं, उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक करवाए हैं। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपने अपनी फेयर कॉपी में कर भी ली होगी। अब हम करेंगे अपठित गद्यांश। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश पद्यांश आपने पढ़े ही हैं, 8वीं तक किए भी हैं। तो 9th क्लास में 9वीं क्लास में केवल अपठित गद्यांश ही आएंगे, अपठित पद्यांश नहीं है। और अपठित गद्यांश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। अपठित गद्यांश बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। 9th में भी और 10th क्लास में भी ये 10 नंबर का आता है। तो आप इसको ध्यान से समझें। देखो, अपठित का मतलब क्या है? जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित का अर्थ क्या है? जो पहले पढ़ा ना गया हो, मतलब जो आपके सिलेबस में ना हो, आपके पाठ्यक्रम में ना हो। अब ऐसे तो हम कई पैराग्राफ होते हैं जो पहले ही पढ़ चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो कभी नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो आपके सिलेबस में किसी चैप्टर में ना हो वो पैराग्राफ। समझ में आ गया? तो अपठित का मतलब है जो पहले नहीं पढ़ा गया उसे कहा जाता है अपठित गद्यांश। ठीक है बच्चों? अब अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? क्यों देते हैं इसे? तो ये इसलिए दिया जाता है कि उसको पढ़कर विद्यार्थी के अंदर जो भाषा है, भाषा बोध है, उसका ज्ञान बच्चों को हो सके कि वो किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं और किस तरीके से वो अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये अपठित गद्यांश होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के भाषा बोध का पता लगाना कि विद्यार्थी का भाषा बोध कैसा है और उसे और कैसे निखारा जा सकता है। तो यह है इसका उद्देश्य। अब आता है कि अपठित गद्यांश में ध्यान देने वाली बात क्या है। सबसे पहले जब भी आपके आगे अपठित गद्यांश आए उसे आप कम से कम 2 बार आराम से ध्यान से पढ़ें। 2 बार आराम से पढ़ें और तीसरी बार फिर थोड़ा सा बोलकर कोशिश करें कि ये क्या है उसे समझें। जब आप उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है लिखने वाला। तो वो सब आपको उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद जो उससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए होते हैं, आप फिर प्रश्न पढ़ें और फिर उसका उत्तर उसी गद्यांश में ढूंढें। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर एज इट इज जैसे करते हैं ना वैसे नहीं करने होते। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उसको समझें और जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ऊपर गद्यांश में दिया होगा लेकिन आप उसे अपने शब्दों में बनाकर उसका उत्तर लिखें और कम शब्दों में और सरल भाषा में उसका उत्तर होना चाहिए। जितना कम हो सके उतने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद उसमें शीर्षक पूछा जाता है। तो जब आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। तो उससे संबंधित आपके माइंड में 2-3 जितने भी शीर्षक आए आप उन्हें पहले अपने एक रफ पेज पर लिख लें कि 3 इसके
शीर्षक हमारे समझ में आ रहे हैं, उसके बाद फिर से एक बार उसे पढ़ें और देखें कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा है जो इस पर लागू हो रहा है। उसके बाद उस शीर्षक को लिखें। सबसे बड़ी बात जो आप गलती करते हो वो ये है कि आप गद्यांश का जब शीर्षक लिखते हो तो आप लंबी लाइन में उसको बना देते हो। शीर्षक हमेशा छोटा होता है, कभी भी एक सेंटेंस में शीर्षक नहीं होता। कुछ शब्दों में, 2 शब्दों में या 1 शब्द में ही होता है। कोशिश करें कि जो शीर्षक है, शीर्षक जानते हैं मतलब टाइटल, तो उस गद्यांश का टाइटल जितना हो सके उतना छोटा दें और ऐसा दें जो बिल्कुल उपयुक्त हो, जो सार्थक हो। तो ये तरीका है अपठित गद्यांश करने का। समझ गए? तो मैं अब आपको अपठित गद्यांश भेजूंगी और आपको ध्यान से उसे पढ़ना है और समझना है और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। आप इसे अपने फेयर रजिस्टर में करेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप ध्यान से सुने। 9th क्लास के सभी बच्चों का काम मेरे पास आ गया है, तो इसीलिए मैं कुछ बताने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, अब मार्केट खुल गई है, बुक शॉप खुल गई हैं और सभी के पास रजिस्टर है। जिनके पास नहीं है वे रजिस्टर खरीद लें। अब कोई भी बच्चा पेजेस पर काम ना करे, पेजों पर काम ना करें, ठीक है, याद रखना। और आपके 2 रजिस्टर बनेंगे। एक रजिस्टर में स्पर्श, गद्य और पद्य दोनों का काम होगा और दूसरे रजिस्टर में व्याकरण और संचयन का काम होगा। अभी मैंने आपको संचयन शुरू नहीं करवाई है, अभी आपकी केवल व्याकरण चल रही है, तो आप व्याकरण के रजिस्टर में स्टार्टिंग में व्याकरण का काम करें। शब्द, पद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब आपने कर लिया होगा। और अब आप अपठित गद्यांश करेंगे और इसे लाइटली ना लें क्योंकि ये 10 नंबर का आता है, तो बहुत ध्यान से अपठित गद्यांश करें। और सभी बच्चे व्याकरण के रजिस्टर में ही इस काम को करेंगे। धन्यवाद।